Hello friends, in this session we will discuss very first unit of our accounts, calculation of interest and the annuities. So friends, देखिए some introduction part of the calculation of the interest and the annuities. बैंक के पास पैसा कैसे आता है? तो बैंक के पास जो पैसा आता है वो जनरली डिपॉजिट्स के थ्रू ही आता है, राइट। और बैंक उसके रिटर्न में उसको कुछ इंटरेस्ट पे करता है और वही पैसा बैंक लोन के फॉर्म में कस्टमर को देता है। इसका मतलब अगर मान लो बैंक के पास डिपॉजिट आया और बैंक ने उस पर 5% इंटरेस्ट दिया, तो वही पैसा बैंक लोन के फॉर्म में कस्टमर को देगा, दूसरे ग्राहक को, राइट। और उस पर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा 8%। जो 3% का जो डिफरेंस आता है उसे हम कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और वही बैंक का प्रॉफिट होता है। तो बेसिक बैंकिंग में डिपॉजिट्स लेना बैंक का काम है और वही पैसे को लोन के फॉर्म में लेंड करना ये बैंक का काम है, और जो डिफरेंस ऑफ द इंटरेस्ट होता है वही बैंक का प्रॉफिट होता है। तो ये हो गई बेसिक इंट्रोडक्शन की पार्ट। सर इंट्रोडक्शन हमने देखा बैंकिंग में। तो ये जो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट किया हमने, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, तो उसके कैलकुलेशंस के डिफरेंट मेथड हमें इसमें स्टडीज़ करने हैं। साथ ही साथ कुछ एनुटी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके सीआईबी के लिए भी आपको सीआईबी के पेपर 1 में भी ये देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ सिंकिंग फंड, अमोर्टाइजेशन, ईएमआई कैलकुलेशन, ये सब हमें इस बेसिक यूनिट में देखना है। तो राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिक हमें पता चला कि बैंक में डिपॉजिट लेते हैं और वही पैसा लोन के फॉर्म में हम देते हैं, और जो डिफरेंस ऑफ द इंटरेस्ट होता है उसे हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहेंगे, यही बैंक का प्रॉफिट होता है, राइट। सो हमें आगे देखना है एक्चुअल सिलेबस में सिंपल इंटरेस्ट। सो हमने वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द सिंपल इंटरेस्ट सिंस आवर चाइल्डहुड, राइट। हमने बचपन से ये पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ द इंटरेस्ट कैलकुलेशन। दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट पेड ईच ईयर इज फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द अमाउंट लेंट और द बोरोड। हमने बचपन में ही पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज, राइट। तो साधारण ब्याज का मतलब होता है, इसका हमने बचपन में फॉर्मूला भी पढ़ा है, इट इज़ बेसिकली अ प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू अ टाइम। मतलब यही होता है, हम शॉर्ट फॉर्म में इसको P इंटू आर इंटू टी लिखते हैं। ये जो आंसर है इसका सोल्यूशन में आएगा उसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो राइट, इसको कुछ ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का एग्जांपल मैं आपको बता देते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछा भी जा सकता है 2 मार्क्स के लिए, तो हम इसका एग्जांपल एक कवर करेंगे। देखिए सिंपल इंटरेस्ट, विजय परचेज अ बाइक बाय टेकिंग लोन फ्रॉम अ बैंक ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट। द बाइक कॉस्ट इज 40,000 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन इज 10%. द लोन हैज़ टू बी पेड बैक इन दी वीकली इंस्टॉलमेंट ओवर 2 ईयर्स। तो हमें एक बताया गया कि विजय ने एक बाइक खरीदा है बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, और बैंक से उसने लोन लिया है 40,000 रुपये का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और जो पे कर रहा है वो वीकली इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है, 2 साल में वो पे करेगा। तो हमें फाइंड करना है द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, सेकंड हमें फाइंड करना है कि टोटल अमाउंट टू बी पेड, और थर्ड हमें फाइंड करना है द वीकली पेमेंट ऑफ द अमाउंट। सो देखिए बेसिकली हमें यहाँ पता चला गिवन थिंग्स हम यहाँ पे एक साइड में लिख देते हैं। P हमें दिया हुआ है 40,000, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट R हमें दिया है 10%, और हमें वीकली इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी है, और टाइम पीरियड जो है वो हमें दिया है 2 ईयर। तो बेसिक हमारा इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट की यहाँ पे बात करिए, तो सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। सो ये रहा प्रिंसिपल, ये रेट जो है 10%, इसे हम लिखेंगे 0.10। टू रिमूव द परसेंटेज साइन इसे हमने इस फॉर्म में लिखना है 100 से डिवाइड करके, ओके। तो ये बात आपको क्लियर है। तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ये आ गया आपका 40,000 इंटू 0.1 इंटू 2, आपका इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 8,000। चलो फर्स्ट कैलकुलेशन कर दिया। सेकंड पार्ट, टोटल रीपेमेंट क्या होगा? टोटल रीपेमेंट वही होगा जो प्रिंसिपल उसने बोरो किया उसके साथ जो इंटरेस्ट उसने पे किया। मतलब ये प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज दी टोटल अमाउंट उसको जो बैंक को पे करनी है विजय को, ठीक है। थर्ड बात नहीं है कि सर वीकली पेमेंट किया जाए तो कितना अमाउंट उसको भरना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, सिंपल इंटरेस्ट में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। टोटल रीपेमेंट हमने कैलकुलेट किया, उसको लोन पीरियड से डिवाइड कर दो। यहाँ पे लोन पीरियड वीक्स में पूछा है, तो 48,000 उसको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट टोटल पे करना है विजय को, राइट। तो यहाँ पर हमको वीक्स कितने हैं देखिए, 2 साल में एक साल में 52 वीक्स आएंगे, तो 2 साल में 2 इंटू 52
टोटल पीरियड हो गया। तो 48,000 को डिवाइड करेंगे हम 104 से, तो आपका आंसर आएगा 461.54। तो इतना उसको वीकली पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमने बेसिक हमें एक सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन देखा। तो इसे हमें इस प्रकार से देखना है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपके लिए मैं एक होमवर्क छोड़ के जाता हूँ एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, आप इसे सॉल्व कीजिए कि मनोहर को ऑल्सो भी एक बाइक परचेस करनी है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, 35,000 उसकी कॉस्ट है, लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11%, मंथली इंस्टॉलमेंट उसको भरनी है ओवर द 3 ईयर्स। तो हमें कैलकुलेट करना है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, दी टोटल अमाउंट मतलब प्रिंसिपल इंटरेस्ट कितना होगा, और मंथली उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइए। कमेंट आपको ऐसा ही करना है कि मनोहर का फर्स्ट, मनोहर सेकंड एंड मनोहर थर्ड, ये 3 आप सॉल्व कीजिए। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, बेसिकली बहुत इजी है, आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़्यादा हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमें आगे बहुत सारा सिलेबस कवर करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली PRT होता है, ये सब आपको पता है, तो ये हमने कवर कर लिया। तो हम आगे देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये होमवर्क आप जरूर कीजिए, कमेंट में आप मेरे को आंसर बता सकते हैं। सर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है ये भी आपको पता है। बेसिकली इट इज़ ए इंटरेस्ट इटसेल्फ विल अर्न इंटरेस्ट अलॉन्ग विद द इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट। मतलब कहने का ये हुआ, जो आपका इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब यही होता है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आपको लगता है, इसलिए उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज दी बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट कंसेप्ट। तो फॉर्मूला देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ये इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइड बाई N रेज टू पावर NT। इट इज़ अ रेज टू पावर NT। ओके, सो फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए। यहाँ पे ये जो होता है ये द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स होता है। मतलब बेसिकली ये जो होता है ये आपका इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल यहाँ पे होता है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ये का मतलब होता है आपका इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ओके, और एन जो होता है बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स पर ईयर दैट इंटरेस्ट हैज़ बीन कंपाउंडेड, राइट। तो बेसिकली एन जो होती है वो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी होती है, आप कितने बार एक ईयर में उसे कंपाउंड कर रहे हो। तो ये आपने बेसिकली पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला आप ध्यान में रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ए इज नथिंग बट योर P प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज नथिंग बट दी P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइडेड बाई N रेज टू पावर NT। सो इसके बेसिस के ऊपर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे स्टडी करेंगे। सो देखिए, धनश्री हैज़ डिपॉजिटेड अमाउंट ऑफ 40,000 इन अ बैंक। द बैंक पेज एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 4% compounded annually. Frequency is very important. Compounded annually. What amount would Dhanashri receive from the bank after 3 years? कहने का मतलब यही है कि धनश्री के पास 40,000 रुपये है, वो बैंक में उसने डिपॉजिट कर दिए। एनुअल इंटरेस्ट जो है 4% है, कंपाउंडिंग एनुअली है, और धनश्री को 3 साल के बाद कितने पैसे मिलेंगे, राइट। सो देखिए सॉल्यूशन पार्ट, हमारे पास फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइड बाई N रेज टू पावर NT। ओके, तो फॉर्मूला में जस्ट जो गिवन थिंग्स है, जैसे P हमें दिया हुआ है 40,000, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, इसे हम 0.04 लिखेंगे 100 से डिवाइड करके, और टाइम है जो 3 ईयर्स का दिया हुआ है, और N जो है यहाँ पे N की वैल्यू 1 है क्योंकि एनुअली कंपाउंडिंग किया जा रहा है, राइट। सो जस्ट पुट इन द फॉर्मूलाज। सो 40,000 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R is 0.04 divided by N is 1 compounded annually raised to power 3 into 1. So when you solve it, you will get 40,000 into bracket 1 plus into bracket 1.04 raised to power 3. It is a raised to power 3. Okay. So how to find that 1.04 raised to power 3 is easy. Using simple calculator you can calculate. And you will get 44,994.56. That is the amount Dhanashri will receive after 3 years. इफ़ द कंपाउंडिंग इज एनुअल। ओके, सिंपल सी बात है, ये आपको बेसिक पता है, इसलिए मैं इसको आप ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है, देखिए, द मोर फ्रीक्वेंसी एन अमाउंट इज कंपाउंडेड हायर विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हायर विल बी द इंटरेस्ट। दैट मीन्स अगर आप कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो, अगर आप कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो आपको इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप एनुअली उसको कंपाउंडिंग करते हो तो आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा, राइट। अगर आप इसे सेमी एनुअली करेंगे तो आपका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ेगा। आप इसे अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग करोगे तो आपका इंटरेस्ट और बढ़ेगा। मतलब यही बात है कि अगर आप कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर आपको MCQ वो पूछ सकते हैं कि जैसे कि कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा दी जाए तो इंटरेस्ट कम होगा, बढ़ेगा या सेम रहेगा। तो ध्यान में रखना है, कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा देते हैं
तो हमारा इंटरेस्ट जो है वो डेफिनेटली बढ़ेगा। नेक्स्ट, ये हम एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए, इन द सिमिलर एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल में धनश्री अगर 3 साल के बाद उसे कितना पैसा मिलेगा अगर कंपाउंडिंग हम सेमी एनुअली करते हैं। सेमी एनुअली का मतलब होता है साल में 2 बार, ट्वाइस अ ईयर, राइट। सो देखिए, गिवन जो है वही एग्जाम्पल है, P जो है 40,000, R इज 0.04 and T is 3 years, right? But here N is equal to 2 because compounding is done at the semi-annual basis। तो सेमी एनुअल मतलब साल में 2 बार, तो N की वैल्यू हम यहाँ पे 2 लेंगे। यही अब क्वार्टरली पूछते हैं तो कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 क्वार्टर्स होते हैं एक साल में, तो हम N की वैल्यू 4 लेंगे। किसके लिए? क्वार्टरली के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये बात ध्यान में रखिए, क्वार्टरली मतलब 4 क्वार्टर्स होते हैं, राइट। जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है और सीक्वेंस ऐसा ही होता है उसका, तो 4 क्वार्टर होते हैं बेसिकली, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, तो N की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2। तो जस्ट फॉर्मूला में पुट करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है A इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन N पावर NT। तो 40,000 P है, 1 प्लस R 0.04 है हमारा, N की वैल्यू यहाँ पे 2 है और इंटू रेज टू पावर 2 इंटू 3। सो ये आप सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 1.002 रेज टू पावर 6। देखिए 1.02 रेज टू पावर 6। तो 1.02 रेज टू पावर 6 को कैलकुलेट कैसे करना है? तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ इसको कैलकुलेट कैसे करना है। कैलकुलेटर देखिए, आपको क्या करना है, 1.02 यहाँ पे आपने टाइप किया, राइट, 1.02। अभी हमें नेक्स्ट डिजिट को मूव करना है, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई साइन, उसके बाद यहाँ पे 6 पावर है तो 5 टाइम्स हमको इक्वल साइन प्रेस करना है। 1 2 3 4 5, आपका आंसर आ गया 1.1261। देखिए 1.1261। तो इस प्रकार से आपको इसे हायर पावर को कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये आंसर आप सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 45046.50। इसका मतलब ये हुआ, जब हमने एनुअली कंपाउंडिंग किया तो उसका आंसर हमें आया था, टोटल जो अमाउंट उसको मिलेगी 3 साल के बाद धनश्री को 44,900। अगर वही बैंक उसे सेमी एनुअली कंपाउंडिंग करके देगा तो अमाउंट 45,000 कुछ मिलेगी। इसका मतलब कहने का यही हुआ, अगर हम कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं तो इंटरेस्ट हमें ज़्यादा मिलता है। ध्यान में रखने वाली बात, आपको यही पॉइंट यहाँ पे नोट करना था, ये 2 एग्जाम्पल के थ्रू, कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ध्यान में रखना, राइट। सो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट भी यहाँ पे स्टडी कर दिया। सर कुछ नया सिखाइए, क्योंकि इससे बेसिक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट तो बेसिक पार्ट है, हमने बचपन से हम यही पढ़ते आ रहे हैं, राइट। सो नया कुछ सीखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है प्रसाद का, ये आपके लिए होमवर्क है। ये BCD उसे 4 ऑप्शंस है, आप इसे सॉल्व करके हमें कमेंट में बता दीजिए, राइट। ताकि ये मैटर ऑफ प्रैक्टिस है, आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। तो ये होमवर्क है प्रसाद का क्वेश्चन आपके लिए, तो आप इसे सॉल्व कीजिए, कमेंट में मुझे आंसर बता दीजिए। नेक्स्ट सर नया कुछ सीखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट रूल ऑफ 72। देखिए रूल ऑफ 72 जो होता है वो फर्स्ट आपको ध्यान में रखना है, वो सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ही एप्लीकेबल होता है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए रूल ऑफ 72 एप्लीकेबल नहीं होता है। सबसे बात पहली ध्यान में रखिए, सिंपल इंटरेस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, ये यहाँ पे MCQ आपका बन सकता है। रूल ऑफ 72 इज ओनली एप्लीकेबल टू द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। चलो देखते हैं डिटेल में। सपोज मनोहर के पास 20,000 रुपये है और वो बैंक में आता है FD बनाने के लिए, और बैंक का वहाँ पे FD का रेट है 8%। तो मनोहर आपके काउंटर पे आता है, आपको पूछता है कि सर मुझे 20,000 के 40,000 रुपये चाहिए, तो कितना टाइम लगेगा? अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है तो 20,000 से 40,000 होने के लिए कितना टाइम लगेगा? ये मनोहर आपको बैंक में आता है और आपको पूछता है। मनोहर एक कस्टमर है आपका, वो बैंक में आता है, आपको पूछता है कि सर 20,000 से 40,000 मुझे करने हैं, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 8% है तो कितने टाइम में ये हो जाएगा? तो ये शॉर्टकट कैलकुलेट करने के लिए हमें रूल ऑफ 72 सीखना जरूरी है। तो बेसिकली रूल ऑफ 72 में क्या होता है, आपको 72 को डिवाइड करना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो मनोहर के केस में क्या होगा, उसको 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 72 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 9। मतलब मनोहर का 20,000 40,000 बनने के लिए 9 ईयर्स लगेंगे। बात तो समझ में आई? रेट ऑफ इंटरेस्ट रूल ऑफ 72 का मतलब यही होता है कि अगर आपके पास कुछ अमाउंट है उसको डबल करना है तो 72 को रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कीजिए,
आपको टाइम मिल जाएगा, कितने समय में ये डबल हो जाएगा। तो मनोहर के केस में 72 को हम डिवाइड करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8% है, 8% से तो आएगा 72 डिवाइड बाई 8, 9 ईयर्स में मनोहर का 20,000 बन जाएगा 40,000। बात समझ में आई? बोलो कमेंट में आई। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ रूल ऑफ 72 कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ही एप्लीकेबल होता है, और इसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा 72 को रेट ऑफ इंटरेस्ट से। यहाँ पे आपको मिलेगा कितने समय में आपका अमाउंट डबल होगा। चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। चलो ये खत्म हो गया रूल ऑफ 72। इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान में रखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ही ये एप्लीकेबल होता है। सो ये हो गया रूल ऑफ 72। इंपॉर्टेंट है, आपको इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन एमसीक्यू वन लाइनर पूछ सकते हैं, जैसे कि 20,000 को 40,000 करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो कितने टाइम के बाद ये होगा। इंपॉर्टेंट है रूल ऑफ 72, राइट। सो नेक्स्ट हमें देखना है कि सर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट और फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। तो देखिए फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखिए विजया एक लड़की है और उसको हाउसिंग लोन लेना है सपोज 20 लाख का, राइट। तो आप बैंक में काम करते हो, और संजय जो है, मान लो आपका नाम संजय है और आप बैंक के पीओ हो, राइट, बैंक पीओ हो आप, बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो विजया जो है ऑब्वियसली संजय के पास आती है और पूछती है कि मुझे 20 लाख का हाउसिंग लोन लेना है, तो मुझे थोड़ा गाइड करो। तो विजया पूछती है संजय को कि 20 लाख का हाउसिंग लोन लेने के लिए मैं एक तो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लूँ या फिर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लूँ। तो ये डिस्कशन होता है विजय और संजय के बीच में। तो संजय को डेफिनेटली विजय को गाइड करना है। तो इस बात में संजय उसको क्या बताएगा, मतलब बेसिकली यही कहने की बात यही हुई कि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा होगा या फिर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा होगा। तो विजय को हम क्या डिस्कस करेंगे, देखिए यहाँ पे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, देखिए सपोज विजय को होम लोन लेना है 20 साल के लिए और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है। इन केस ऑफ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट हम बात करेंगे, और वो रीपेएबल है इन 20 ईयर्स, मतलब उसका टेन्योर जो है लोन का वो 20 साल होगा। देखिए फिक्स्ड रेट के केस में आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ द टाइम, मतलब जितना आपका लोन का पीरियड है उतने टाइम के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर फिक्स रहेगा तो उसको ही हम फिक्स्ड रेट कहेंगे। बात समझ में आई? देखिए नॉर्मली जो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फ्लोटिंग रेट से ज़्यादा होता है। यहाँ पे देखिए फिक्स रेट इज जनरली इट इज नॉर्मली मोर देन दी फ्लोटिंग रेट। ऐसा क्यों होता है हम बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे अभी यही बात आप ध्यान में रखिए कि फिक्स्ड रेट जो होता है वो फ्लोटिंग रेट से ज़्यादा होता है। मान लो अब आप अगर 20 लाख रुपए लोन ले रहे हो और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है और आपका लोन का टेन्योर अगर 20 साल का है, तो पूरे 20 साल के लिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फिक्स रहेगा, मतलब ये वेरी नहीं होगा। 10% से ही आपको 20 साल तक ब्याज भरना है, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि फिक्स्ड रेट में हमने क्या सीखा, यही सीखा कि पूरे टेन्योर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो फिक्स्ड होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है हमें ज़रा समझाइए। चलो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए चलो यहीं पे और एक बार हम एग्जांपल लेंगे विजय का ही। विजय को होम लोन लेना है 20 साल का और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। अब विजय को हम कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो अगर 20 साल में रीपेएबल है। तो देखिए विजय को हमें मान लो 20 लाख का लोन देना है, हाउसिंग लोन, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते कि 8% है और वो 20 साल का लोन होगा। अगर अगले साल, यहाँ पे देखिए फ्लोटिंग में क्या होता है, आपका बेसिकली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मार्केट लिंक होता है, राइट। फ्लोटिंग के केस में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट लिंक होता है, मतलब अगर अगले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% से 9% हो गया तो इसका मतलब ये है कि विजया को हाउसिंग लोन पे उसी साल से 9% एप्लीकेबल होगा। तो इसे ही हम कहेंगे फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब बात कहने की यही है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो मार्केट के हिसाब से आपका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन के ऊपर बढ़ेगा। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा तो आपको घटा हुआ ही इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा।
तो मतलब कहने का यही हुआ कि फ्लोटिंग का मतलब जैसा मार्केट सिचुएशन होगा उसी हिसाब से आपको लोन के ऊपर इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। तो देखिए, अगर 8% से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% हो जाता है तो आपको 9% एप्लीकेबल होगा। और इस केस में जिस तरह से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो आपका ईएमआई भी बढ़ेगा और लोन का टेन्योर भी बढ़ेगा। अगर वही से वर्षा आपका 8% से 7% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है तो 7% आपका एप्लीकेबल होगा और आपका ईएमआई डिक्रीज होगा और साथ ही साथ टेन्योर भी आपका डिक्रीज होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा तो ईएमआई बढ़ेगा, टेन्योर भी बढ़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा तो हमारा ईएमआई भी घटेगा और टेन्योर भी घटेगा। तो आपको ये दो बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब होता है, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट वही होता है जो अगर मार्केट लिंक होता है, मार्केट के हिसाब से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा तो आपको नेक्स्ट ईयर से वो बढ़ा हुआ अप्लाई होगा, कम होगा तो आपको कम देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान में ये रखना है क्योंकि वन लाइनर एमसीक्यू आपको इसके ऊपर कैसे पूछा जा सकता है। देखिए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया तो ईएमआई घट जाएगा, टेन्योर ऑफ द लोन घट जाएगा, राइट। in the form they can frame a question like if the rate of interest is a floating rate of interest and if the rate of interest has been increased from 8% to 9%, then EMI will increase or decrease, tenure of the loan will increase or decrease। तो यहाँ पे एक आप सिंपल सा ध्यान में रखिए, यहाँ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा इन केस ऑफ फ्लोटिंग तो आपका ईएमआई भी बढ़ेगा, टेन्योर ऑफ द लोन भी बढ़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका घट रहा है इसका मतलब आपका ईएमआई भी घटेगा और टेन्योर भी, मतलब लोन का जो टोटल लोन पीरियड है वो भी घटेगा। ये बात समझ में आई? चलो कमेंट करके मुझे बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट जो पार्ट हम इस वीडियो में लेके आएंगे वो आपका होगा एन्युटी का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।